आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं, जिसे अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। अर्थात भविष्य काल में क्रिया पूर्ण नहीं होती बल्कि जारी रहती है, ऐसा व्यक्त किया जाता है। इसके पहचान ये होते हैं कि हिंदी वाक्यों में क्रिया रहा, रही, रहे के साथ साथ होगा, होगी, होगे आज जुड़ा होता है। जैसे वह जा रहा होगा, मैं कल खेल रहा हूँगा, इस तरह से बोला जाता है। इसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला तो किया जाता है भविष्य में कोई क्रिया जारी रहने की बात बताई जाती है। भविष्य में जैसे वह पढ़ रहा होगा, मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूँगा। इन दोनों वाक्यों को गौर से देखें तो मैं कल दिल्ली पहुंच रहा हूँगा या मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, यहाँ गौर करेंगे कि कल यह क्रिया जारी रहेगी, अभी जारी नहीं है। भविष्य में मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा, जबकि वह पढ़ रहा होगा। इस वाक्य में देखेंगे तो इसी समय की बात हो रही है, वर्तमान काल में ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह पढ़ रहा होगा, क्रिया हो रही होगी। तो इस तरह से दो अर्थों में व्यक्त किया जाता है। एक तो भविष्य में होने वाली, जारी रहने वाली क्रिया के बारे में बताया जाता है, और एक तो वर्तमान में ही क्रिया हो रही हो लेकिन संभावना व्यक्त किया जाता है, तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने के लिए इसके वाक्य की रचना कैसे करते हैं, जैसा कि बताया गया, सभी टेंस में साधारण वाक्य जब बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट या कर्ता सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद उस टेंस से संबंधित सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया विल बी या शैल बी होती है, लेकिन आजकल शैल बी का कोई प्रयोग नहीं होता है व्यावहारिक रूप से, केवल विल बी का प्रयोग होता है। चाहे आई हो, वी हो, कर्ता कोई भी हो, आप शैल का प्रयोग नहीं करके केवल विल का ही प्रयोग करेंगे, विल बी। और उसके बाद क्रिया की आईएनजी अवस्था कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो अथवा फ्यूचर टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। तो इस प्रकार कर्ता और क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया की आईएनजी अवस्था, ये कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है विल बी। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह पढ़ रहा होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट वह है और होगा से हमें समझ में आता है कि यह मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात ही। तो कर्ता हो गया ही, विल बी, और क्रिया में आईएनजी लगा देंगे, रीड पढ़ना, तो रीडिंग। इस प्रकार बन गया ही विल बी रीडिंग। और अन्य शब्द अगर कुछ हैं तो इसके बाद लगते हैं, जैसा कि सभी टेंस में बताया गया है। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, इसका बनाएंगे तो सब्जेक्ट मैं है, आई विल बी। आप कहेंगे शैल भी लगा दे तो क्या गलत होगा? गलत तो नहीं होगा। आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं और अन्य के साथ भी शैल लगा सकते हैं, थोड़ा सा अर्थ बदलता है। आई और वी के साथ शैल लगाने का मतलब वाक्य में दृढ़ता नहीं रह जाती है, अर्थात जो कुछ हम कह रहे हैं वह जरूरी नहीं कि उस पर हम कायम रहें, इसलिए ऐसा बोला नहीं जाता, विल बी ही कहा जाता है। आई विल बी सहायक क्रिया हो गया। इसके बाद रीडिंग क्रिया है,
आई विल बी रीडिंग। इस वक्त, कल इस वक्त, इस वक्त मतलब इस टाइम, दिस टाइम, और कल मीन्स टुमारो। दिस टाइम टुमारो। तो बन गया आई विल बी रीडिंग दिस टाइम टुमारो। इस प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप बनाएंगे। कुछ और उदाहरण इस तरह से आप देख सकते हैं। वह जा रहा होगा, बिल्कुल जैसे वह पढ़ रहा होगा। ही विल बी, आगे जो भी क्रिया है उसमें आईएनजी लगाइए आप, तो हो जाएगा ही विल बी गोइंग। वह पेड़ों को पानी दे रही होगी, अर्थात स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर है तो सब्जेक्ट हो जाएगा शी विल बी। वाटरिंग द प्लांट्स विल बी, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। पानी देना, वाटरिंग, वाटर मीन्स पानी और वाटर मीन्स सिंचाई करना या पानी देना। बच्चे आंगन में खेल रहे होंगे, सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, फिर विल बी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगा, और इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लेइंग, आगे अदर वर्ड जो बचता है प्रीपोजिशन पहले हो जाता है। इन, ऑन, एट, इनसाइड, आउटसाइड, अप, एबव प्रीपोजिशन है, इनको पहले कराते हैं। जिसका पोजीशन बताते हैं उसके ठीक पहले प्रयोग होते हैं। इन द यार्ड, आंगन में आंगन। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। सब्जेक्ट हो गया आप, इसके बाद सहायक क्रिया लगा दिया विल बी, इसके बाद क्रिया है बोल रहे होंगे, बोलना, स्पीक, आईएनजी जोड़ दिया, यू विल बी स्पीकिंग। आगे ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे होंगे, क्या अथवा किसे से जो प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या के जवाब में इंग्लिश आया तो ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद ही आती है। इसके बाद और अदर वर्ड जो है, जल्द ही, वेरी सून, केवल सून लगाए तो भी चल जाएगा। तो हो गया यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। इस तरह से बना। निगेटिव सेंटेंस में देखें, सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहां पर गौर करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में विल बी के बीच में नॉट आ जाता है, अर्थात विल और बी जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते थे, बी सहायक क्रिया से ठीक पहले नॉट लगाएंगे। उदाहरण के लिए, वह टीवी नहीं देख रही होगी, सब्जेक्ट है वह, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे आप अफर्मेटिव में बनाते हैं। सी चूंकि रही होगी से समझ में आता है कि ये फेमिनिन जेंडर है। और फिर विल नॉट बी निगेटिव है तो विल और नॉट बीच में आएगा तब बी आएगी, विल नॉट बी। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉच मीन्स देखना, वॉचिंग, क्या, टीवी। शी विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। इस प्रकार से बना।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले होता है सभी टेंस में। क्वेश्चन वर्ड हो गया और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है सभी टेंस में। तो हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, इसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक बेसिक रूल है जो सभी टेंस में होगा। अगर आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मालूम है तो वो टेंस का रूल अलग से नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, और भी सहायक क्रिया वहीं रहेगी। आप ध्यान देंगे जहां पर सहायक क्रिया के 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, जैसे विल, है, बीन, तो केवल विल या शैल जो एक पहला पार्ट होता है वही सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। और एक और सामान्य नियम आपको बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड का यूज तभी करते हैं जब क्वेश्चन का कोई आंसर यस नो की बजाय बनता है। अर्थात यस नो टाइप का क्वेश्चन अगर होगा तो क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। यस नो टाइप क्वेश्चन की पहचान हिंदी में जो प्रश्न है उसको समझें। अगर उसका उत्तर हाँ या ना में हो रहा है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है, केवल सहायक क्रिया से बनता है। ये आपको सभी टेंस में बताया गया है। दूसरी बात कि अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी में क्या शुरू में आया है या लास्ट में आया है तो निश्चय ही वह यस नो टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जैसे क्या वह पढ़ रहा होगा तो इसका जवाब होता है यस या नो। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, केवल विल से स्टार्ट करना है। कभी कभी क्या को प्रारंभ में ना लिख के लास्ट में लिखते हैं, जैसे वह पढ़ रहा होगा क्या, तो ये भी यस नो टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वे कहाँ पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में नहीं है बल्कि बीच में है, तो इसका इंग्लिश लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे कहाँ की अंग्रेजी वेयर, इसके बाद विल लगाना है, वेयर विल, अब सब्जेक्ट वे, दे, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया दे, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी, पढ़ना, रीडिंग, और कोई शब्द है वे अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे होंगे, वेयर विल दे बी रीडिंग इंग्लिश। आगे अदर वर्ड जोड़ लेंगे और समाप्त हो गया। तो आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी न भूलें, अन्यथा वो अफर्मेटिव हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रियाएं बदलती रहेंगी, तो आप भी क्रिया बदल करके अंग्रेजी बनाते रहेंगे। जैसे वे लोग कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर विल दे बी प्लेइंग। वे लोग कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो क्या करते हैं, निगेटिव में नॉट आप कहाँ लगा रहे थे, बी से पहले, तो बी से पहले यहाँ नॉट लगाएंगे। तो आपके वाक्य की रचना इस प्रकार से हो जाएगी, क्वेश्चन वर्ड विल, सब्जेक्ट नॉट, बी, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी नॉट बी के पहले लगता था वहीं लगेगा जहां नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ साथ हो तो निगेटिव वाले रूल को लेकर के वहीं पर लगा दें। एग्जाम्पल, वे क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड व्हाई,
will, subject वे, they, not, be, reading पढ़ रहे, why will they not be reading। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा गौर करें, देख लें। होता क्या है कि भविष्य में होने वाली क्रियाएं दोनों ही दर्शाते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल से बोलने का रिवाज हो गया है। थोड़ा सा फर्क होता है, भावनाओं का फर्क होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं यहां नहीं बैठूंगा, तो मैं यहां नहीं बैठूंगा, अब आप कैसे लिखेंगे? I will not sit here, I will not be sitting here। आप कहेंगे मैं यहाँ नहीं बैठूंगा में रहा होगा, रही होगी, नहीं है, इसलिए ये गलत है। ऐसा नहीं है। बहुत से वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें कि रहा रही नहीं लगता हिंदी में, किंतु इंग्लिश में आईएनजी लगता है। जैसे मैं खड़ा हूं, रहा रही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कहेंगे आई एम स्टैंडिंग, कंटिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस, सिटिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, तो कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। अंतर क्या है और कौन सा हम प्रयोग करें, इसके लिए आप केवल भावनाएं देखेंगे, दोनों सही हैं। इसका मतलब ये होता है कि कर्ता का ये डिसीजन है, स्ट्रिक्ट, यहां पर ये डिसीजन है। आई विल नॉट सिट हियर, मैं यहां नहीं बैठूंगा, ये कर्ता सब्जेक्ट मैं या कोई जो सब्जेक्ट है उसका डिसीजन है कि वो ये क्रिया को करेगा या नहीं करेगा। जबकि इस तरह से जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस में बोलते हैं तो ये संभावना में हो जाता है या सूचना में हो जाता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आई विल नॉट बी सिटिंग हियर, मैं वहाँ नहीं बैठने वाला, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। तो ये तो एक निर्णय होता है और ये रूटीन बताता है। इस तरह से थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप समझेंगे। जैसे कहते हैं वह सभा में उपस्थित नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, यहाँ तो रहा रही लगा है, तो आप कह देंगे ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ही विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग, ऐसे बोल देंगे। तो इस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस में काफ़ी नज़दीकियां हैं और कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर इंडेफिनिट निर्णय को बताता है तो कंटिन्यूअस सूचना या संभावना को बताता है। कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस का हो, अपूर्ण काल अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो सामान्यतः प्रयोग नहीं होती हैं। इनको आप गौर करेंगे, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे अडोर, पूजनीय मानना, अम्यूज, मनोरंजन करना, बिलीव, विश्वास करना, कॉस्ट, कीमत होना, एग्जिस्ट, अस्तित्व में होना, फॉरगेट, भूलना, इमेजिन, कल्पना करना, लव, प्रेम करना, प्लीज, खुश करना, एग्री, सहमत होना, अट्रैक्ट, आकर्षित करना, केयर, परवाह करना, या इसी प्रकार से और भी वर्ड्स हैं। डिसलाइक, फियर, हियर, लाइक, नीड, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिग्रेट, रेस्पेक्ट, थिंक, वांट, रिमेंबर, संपोज, इटीसी। ये सारी वर्ब्स जो हैं ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। जैसे कि आप कहते हैं प्रेम करना, लव, तो प्रेम करना, मैं अपने देश को प्रेम करता हूं, लेकिन अपने देश को प्रेम कर रहा हूं, यह कंटिन्यूअस में अटपटा लगता है, ऐसा नहीं कहा जाता।
इस तरह से बहुत सी वर्ब हैं जो कि बहुत कम यूज होती हैं। ये बहुत कम यूज होने वाली या लगभग नहीं यूज होती हैं कंटिन्यूअस टेंस में। और कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ही नहीं यूज होती हैं। जैसे ये वर्ब्स हैं जो बिल्कुल प्रयोग में नहीं होती हैं कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे अपीयर, दिखना। दिखना का मतलब लगना। फल मुझे खराब लग रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में हिंदी में आप बोल रहे हैं फल खराब लग रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप फ्रूट अपीयर, अपीयर बोलेंगे, अपीयरिंग नहीं। फ्रूट्स आर अपीयरिंग, ये गलत है, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कंटेन माने के अंदर होना। जैसे इस पैकेट के अंदर 6 बिस्कुट होता है, तो पैकेट के अंदर 6 बिस्कुट होता है। दिस पैकेट कंटेन 6 बिस्कुट, कंटेनिंग नहीं। दिस पैकेट विल बी कंटेनिंग, यह पैकेट 6 बिस्कुट रख रहा होगा। नहीं, गलत, ऐसे नहीं बोला जाएगा। तो इस तरह से आप समझेंगे ये वर्ड्स हैं। डिजायर, बहुत इच्छा होना। डिटेस्ट, घृणा करना। हेट, नफरत करना। कंसिस्ट, आपका बना हुआ आना। डिजर्व, के लिए योग्य होना। डिस्पाइज मीन तुच्छ समझना। फॉरगिव, माफ करना। नो, जानना। मीन्स अर्थ होना। पोसेस का मालिक होना। रिकॉल, याद करना। इसी तरह से और भी वर्ब हैं। रिजेंबल, समान दिखना। सस्पेक्ट, शक करना। ओन का मालिक होना। प्रीफर मीन्स महत्व देना, प्रधानता देना। रिक्वायर, जरूरत होना। सीम माने दिखना, जैसे खुश दिखता है, हाँ, दुखी दिखता है, अप्रसन्न दिख रहा है, तो सीम मीन्स दिखना। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, एटीसी, एक्सेट्रा इत्यादि। ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता है। अब कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एक अर्थ में तो प्रयोग होती है कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं होती। ऐसी वर्ब्स हैं जो 2 अर्थ रखती हैं, तो एक अर्थ में प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए थिंक है। थिंक मीन्स सोचना भी होता है, थिंक मीन्स लगना भी होता है। जैसे मुझे लग रहा है कि आप नाराज हैं, तो मुझे लग रहा है। कहने को रहा रही कह रहे हैं, लेकिन लगना में आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं होगा। तो लगना में कंटिन्यूअस टेंस, लगना के अर्थ में थिंक का प्रयोग नहीं होगा, सोचना के अर्थ में होगा। जैसे मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, तो यहां कहेंगे आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑफ यू। यहां पर थिंकिंग हुआ, आईएनजी लगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहीं कहा गया कि थिंक का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता है, लेकिन आप देख रहे हैं होता है। तो देयर आर सम वर्ड्स which does not use in continuous tense in a sense, but in other sense they are used. ऐसी और भी क्रियाएं हैं जिनमें एक अर्थ प्रयोग में नहीं होता है, किंतु दूसरा अर्थ प्रयोग में होता है, जिन्हें आप प्रैक्टिस से समझेंगे। इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। आप अभ्यास करेंगे। शुभकामनाएं। गुड विशेष।